हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डीएसएसबी पीआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम 7 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। शिफ्ट है ये 4:30 से 6:30 वाली। इससे पहले वाली जो शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं या इसके बाद वाले जो भी हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे इस सीरीज के अंदर। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे ही वैसे हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। डिस्कशन वही बाइलिंगुअल रहेगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच अप्रोच स्टडीज द बेसिस मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ आया है और किस किस तरह से इसका आंसर दे रखा है। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण सीखने की बुनियादी यांत्रिकी का अध्ययन करता है। यहाँ पर जो लाइन है द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ शायद 6 अप्रोचेस होती हैं, उसके अंदर यहाँ पे 2 अप्रोच दे रखी हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। अब इन दोनों अप्रोच में से ऐसी कौन सी अप्रोच है जो बेसिस मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग की बात करता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसके राइट आंसर से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये 2 बार क्वेश्चन किस किस प्रकार से आया है। देखिए एक बार ये क्वेश्चन नंबर 17 बनकर आया था, जिसमें जो कि हमने अभी इंक्लूड कर रखा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया था आपका 7 मार्च वाले पेपर में। 7 मार्च वाले पेपर में आया, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सा उपागम अधिगम की मूल यांत्रिकी का अध्ययन करता है, जो कि हम अभी पढ़कर आए हैं। 2 ऑप्शन थे, साइकोमेट्रिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण, और जो आपका डीएसएसबी का बोर्ड है उसने ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल एक सही माना था। कह सकते हैं कि साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण इन्होंने सही माना। फिर ये क्वेश्चन दोबारा से आया, दोबारा से ये क्वेश्चन आया था आपके 25 मार्च को। 25 मार्च को जो आपका एनडीएमसी का पेपर हुआ था, एनडीएमसी और डीयू 2 संस्थाएं चलती हैं, आप जानते होंगे। तो एनडीएमसी के पेपर में 25 मार्च को यही क्वेश्चन आया था, 25 मार्च 2022 को, और ये आया था वहां पर शिफ्ट 1 में, उसकी पहली शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर भी ऑप्शन साइकोमेट्रिक अप्रोच सही है, लेकिन क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन है सीक्स टू मेजर quantitative difference in cognitive abilities by using test that indicate or predict cognitive abilities। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया, लेकिन दोनों का आंसर साइकोमेट्रिक अप्रोच दे रखा था। अब आप बोलोगे दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर सेम हो सकता है, साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर दोनों ही चीजें आती हो। तो इसके लिए मैं आपको एक और स्लाइड बनाई हुई, उस स्लाइड की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए ये सारी आपकी अप्रोच है। यहाँ पर जब हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, बिहेवियरिस्ट अप्रोच की, तो ये बात करती है स्टडीज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग। और साइकोमेट्रिक अप्रोच की बात करते हैं तो ये बात करती है सीक्स टू मेजर्स द क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज। इसका मतलब है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में क्या जाएगा, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग, एंड साइकोमेट्रिक अप्रोच में आएगा सीक्स टू मेजर द क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी में जो आपके गुणात्मक परिवर्तन होंगे वो देखे जाएंगे इसके अंदर। अब हम दोबारा से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज बाय यूजिंग टेस्ट द एक मिनट सीक्स टू मेजर क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो वो आपका यहाँ पर मिल गया क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी इसका आंसर साइकोमेट्रिक अप्रोच बिल्कुल सही था। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर साइकोमेट्रिक अप्रोच होना था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है अधिगम की मूल यांत्रिकी का अध्ययन, जो कि ये वाला हमारा क्वेश्चन था, अप्रोच स्टडीज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बनेगा आपका बिहेवियरिस्ट अप्रोच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। हम यहाँ पर टिक करेंगे ओनली 2, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये यहाँ पर रॉन्ग दे रखा था, गलत इसका आंसर यहाँ पर दे रखा था। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को डिस्कशन करना होता है जब हम डीएसएसबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी डीएसएसबी पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एनआईओएस को जरूर रीड करना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं जो एनआईओएस से बनकर आ जाते हैं, और एनआईओएस पढ़ने से हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो एनआईओएस अपने आप में 3500 से ज़्यादा पेजेस का डॉक्यूमेंट है। अगर आप इतना डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं तो मैंने एनआईओएस की बुक निकाली हुई है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कवर पेज अलग अलग है, लेकिन दोनों में कंटेंट आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही बुक, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप चाहें तो अमेजोन से इनको परचेस कर सकते हैं। यदि आपको ऑर्डर करने में कोई दिक्कत आती है तो नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये बुक डीएसएसबी के लिए बेस्ट बुक है। मैं कहता हूँ कि अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं, हिंदी मीडियम वाले ये बुक लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले ये बुक लेंगे, इनके साथ अगर आप सिर्फ मॉक लगा लेते हैं और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इसके बाद सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है एंड पीवाईक्यूज करना है, आपका डीएसएसबी का जो पार्ट 2 होता है
पार्ट भी होता है जिसमें 100 नंबर की पेडागोजी आती है, उसे आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। काफ़ी मेरे पास ऐसे रिव्यू भी आए हैं जो मुझे बताते हैं कि किसी के 86 मार्क्स बने इनको करने के बाद, किसी के 82 मार्क्स बने, किसी के 80 मार्क्स बने, मतलब ऐसे नंबर आ रहे हैं उनका NIOS करने के बाद। अगर आपको बुक नहीं खरीद पाती, आपको बुक काफ़ी कॉस्टली लगती है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी जिसमें मैंने हिंदी में पूरी NIOS को डिस्कस कर रखा है, सारे ब्लॉक्स मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the chronic disease involving pathological dependence on alcohol? निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी बीमारी है जिसमें शराब पर रोग संबंधी निर्भरता निर्भर है? पेसिफिज्म, ऑल्ट्रिज्म, एल्कोहलिज्म एंड फेमिलिज्म। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन था, ये तीनों तो बीमारी होती ही नहीं है, एल्कोहल से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका एल्कोहलिज्म। बाकी ये टर्म्स क्या है, इन टर्म्स को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। पेसिफिज्म होता है आपका शांतिवाद, द बिलीव दैट ऑल वार्स आर रॉन्ग एंड दैट यू शुड नॉट फाइट इन दैम, यानी सारे जो जितने भी युद्ध होते हैं वो गलत होते हैं, आपको इनके लिए लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो जो शांतिवाद में विश्वास रखने वाले होते हैं वे इस प्रकार की बात करते हैं। ऑल्ट्रिज्म होता है परोपकारिता, जिसमें व्यक्ति दूसरों के अच्छे के लिए सोचता है। द फैक्ट ऑफ केयरिंग अबाउट द नीड एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल मोर देन योर ओन, खुद की खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी के बारे में सोचना। एल्कोहलिज्म अभी हमने देख लिया, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल दैट रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट मेंटल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, शराब पीने से कोई फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसे एल्कोहलिज्म बोलते हैं। एंड फेमिनिज्म परिवारवाद, जो परिवार को प्राथमिकता देता हो, एंड आइडियोलॉजी दैट पुट्स प्रायोरिटी टू फैमिली। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 होगा एल्कोहलिज्म। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अटैचमेंट क्लासिफिकेशन बिहेवियर इज करेक्ट। देखिए अटैचमेंट क्लासिफिकेशन के जो व्यवहार हैं उसमें से कौन सा इसमें हमें सही है। अटैचमेंट क्लासिफिकेशन के अंदर के 4 तरह के बिहेवियर्स आते हैं, या 4 तरह के अटैचमेंट टाइप आते हैं, तो उनके हिसाब से हमें इसका आंसर करना है। पहला लिखा हुआ है सिक्योर, गरिमा प्लेस एंड एक्सप्लोर्स फ्रीली व्हेन हर मदर इज नियर बाय, जब उसकी माँ पास होती है तो वह मतलब स्वतंत्र रूप से खेलती है, यानी उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। इनसिक्योर अवॉइडेंट, व्हेन राम्स मदर रिटर्न राम डज नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट विथ हर, जब राम की माँ वापस आती हैं बाहर से तो राम उनके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार का बिहेवियर दे रखा है, अब हमें बताना है कि इनमें से राइट कौन सा रहेगा। देखिए ये दोनों ही सही है, जब बच्चे की माँ उसके पास है तो बच्चा बिल्कुल निश्चिंत होकर खेलता है बिना किसी टेंशन के, उसे ऐसा लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर क्या बात लिखी गई इनसिक्योर अवॉइडेंट में, यहाँ पे ये लिखा गया कि जब उसकी माँ आती है तो राम उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना रहा, यानी कि यहाँ पर माँ का बिहेवियर कुछ इस प्रकार रहा होगा कि उनके आने के बाद भी राम को, यानी जो उनका बेटा है उसको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अब हम बात कर लेते हैं आखिर ये चीज क्या है। अटैचमेंट टाइप, 4 टाइप के अटैचमेंट यहां पर दे रखे हैं। सिक्योर, सिक्योर अवॉइडेंट, सिक्योर एम्बिवेलेंट एंड सिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड। इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड, सॉरी इनसिक्योर है इसमें, इनसिक्योर एंड इनसिक्योर। अब एक एक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फटाफट। सिक्योर में क्या होता है, केयर गिवर का बिहेवियर जो है वही डिपेंड करेगा कि चाइल्ड का बिहेवियर किस प्रकार का रहेगा। केयर गिवर यहाँ पर माता पिता फैमिली मेंबर्स कोई भी हो सकता है। सिक्योर कब होगा, अगर जो केयर गिवर है माता पिता हैं उनका बिहेवियर कैसा हो, रिएक्ट क्विकली एंड पॉजिटिवली टू चिल्ड्रंस नीड, बच्चों की ज़रूरतों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर पेरेंट्स का होता है, जैसे कोई बच्चे को भूख लगी है तो उसे तुरंत खाना मिल जाए, अगर वो लेटा हुआ है और उसे डिसकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तुरंत पेरेंट्स जाते हैं उसको हटा देते हैं, जैसे सूसू पोटी कर लेता है तो तुरंत सफाई उसकी हो जाती है। तो इससे हम कहते हैं कि पॉजिटिवली बिहेवियर है, सकारात्मक दृष्टिकोण है बच्चे के प्रति। रिस्पॉन्सिव टू चाइल्ड्स नीड्स, बच्चों की ज़रूरतों के प्रति वे जवाबदेही हैं। तो इसमें बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, डिसस्ट्रेस्ड व्हेन केयर गिवर्स लीव्स, जब वो छोड़कर जाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा तनाव आ जाएगा। हैप्पी व्हेन केयर गिवर रिटर्न्स, जब वो रहेंगे पास रहेंगे तो वह खुशी अच्छा फील करेगा। रहे हैं पॉजिटिवली, उनका जो नेचर है बच्चे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो इससे बच्चे का बिहेवियर भी केयर गिवर के प्रति सही रहेगा। फिर हम आते हैं सेकंड की तरफ, जो कि है इनसिक्योर अवॉइडेंट। इनसिक्योर अवॉइडेंट में जो केयर गिवर हैं वे अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, अनकेयरिंग होते हैं एंड डिसमिसिव होते हैं, यानी कि बच्चों को तिरस्कार सा करते हैं या उनके प्रति जिम्मेदारी उनके अंदर नहीं होती। तो बच्चे का बिहेवियर भी क्या होता है, जब केयर गिवर उनको छोड़कर जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। डज नॉट एक्नॉलेज रिटर्न और ऑफ केयर गिवर, उनके आने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
डज नॉट सीक और मेक कॉन्टैक्ट विथ केयर गिवर, केयर गिवर के साथ किसी प्रकार का आई कॉन्टैक्ट वगैरह भी है या किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं। फिर थर्ड वाला आता है, थर्ड में क्या हो रहा है, रिस्पॉन्ड टू चिल्ड्रन इनकंसिस्टेंटली, यानी कि कभी तो रिस्पॉन्स कर देते हैं कभी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बच्चे का बिहेवियर क्या होगा, बच्चे का बिहेवियर इस प्रकार का होगा कि जब केयर गिवर उनको छोड़कर जाएंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी, तनाव आ जाएगा, लेकिन जब वो वापस आएंगे तब भी वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, यानी चले जाएंगे तो बुरा भी लगेगा, वापस जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार का यहाँ पर बिहेवियर बच्चे का हो जाता है। फिर आता है इनसिक्योर डिसऑर्गेनाइज्ड, इसमें क्या है, जो केयर गिवर का बिहेवियर है वह एब्यूसिव नेग्लेक्टफुल होता है, यानी बच्चों को बिल्कुल तिरस्कार किया जाता है, बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। रिस्पॉन्ड इन फ्राइटनिंग और फ्राइटेंड वेस, यानी बच्चों को डराया धमकाया जाता है, यानी हर बार बच्चों के ऊपर चिल्लाया जा रहा है, बच्चे कुछ भी मांग रहे हैं तो चिल्ला के ही मना किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, नो अटैचिंग बिहेवियर, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट यहाँ पर नहीं होता। ऑफन अफेयर डेज, बच्चे हमेशा घबराए हुए रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। एप्रीहेंसिव इन प्रेजेंस ऑफ केयर गिवर, केयर गिवर्स की जब उनके आसपास होते हैं तो वे थोड़े से डरे हुए से यहाँ पर रहते हैं। ये आपके अटैचमेंट के टाइप हैं। अच्छा, इसकी पीपीटी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसकी पीपीटी को से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन पियाजे टर्मिनोलॉजी व्हाट इज एलोसेंट्रिक, एलोसेंट्रिक क्या मतलब है। एबल टू ऑब्जेक्टिवली कंसिडर रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स और पीपल, या फिर अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट्स व्हेन आउट ऑफ साइट। इसे तो हम जानते हैं, ये चीज होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व। बच्चे के अंदर 18 महीने तक डेवलप हो जाती है, यानी ये आपका सेंसरी पीरियड का टाइम होता है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो भाई अलग ही बात होगी। हमें तो एलोसेंट्रिक, यानी एलोसेंट्रिक का मतलब बताना है कि एलोसेंट्रिक कौन सा सेंटेंस बता रहा है। वस्तुओं या लोगों के बीच संबंधों पर निश्चिततापूर्वक विचार करने में सक्षम। जब हम पियाजे की थ्योरी पढ़ते हैं तो पियाजे की थ्योरी में हम एक टर्म पढ़ते हैं डिसेंट्रिक, बच्चा डिसेंट्रलाइजेशन आता है बच्चे के अंदर। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि वो वस्तुओं के एक ही पहलू को ना लेकर अलग अलग पहलुओं को भी देखने लगता है। वहीं पर बच्चा खुद के थॉट्स पर डिपेंडेंट ना होकर दूसरों के विचारों को भी समझने लगता है, उनमें एक संबंध बना लेता है। तो वही उसी टर्म को यहाँ पर एलोसेंट्रिक से यूज किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज ऑफ पियाजेस सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली पेयर्ड। सेंसरी मोटर स्टेज है, इसकी कुछ सब स्टेजेस भी हैं, उन सभी को हम इस क्वेश्चन के बाद पढ़ेंगे, तो उनके हिसाब से कौन सा सही है। 1 to 4 मंथ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, 4 to 8 मंथ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण का निम्नलिखित में से कौन सा उपचरण सही ढंग से सम्मिलित है। 1 से 4 महीने के अंदर प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं होती हैं, 4 से 8 माह द्वितीय वृत्ताकार प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही करेक्टली मैच हैं एज के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी सब स्टेजेस हैं, उन सारी सब स्टेजेस को देख लेते हैं। सबसे पहले आती है एक्सरसाइज टू रिफ्लेक्स, बर्थ टू 1 मंथ। एक्सरसाइज टू रिफ्लेक्स मतलब कि तेज आवाज होने पर पलके झपकना, सॉरी तेज उजाला होने पर पलके झपकना, तेज आवाज होने पर थोड़े से हाथ पैरों को ऐसे हिलाना सा, ये एक्सरसाइज ऑफ रिफ्लेक्स होती हैं जो कि 1 महीने तक डेवलप हो जाती हैं। फिर आते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, 1 से 4 महीने तक आएंगे। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 से 8 महीने तक। सेकेंडरी स्केमेटा 8 से 12 महीने में डेवलप होता है। टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन 12 से 18 महीने। एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन थ्रो मेंटल कॉम्बिनेशन 18 से 24 महीने। तो आपको सब स्टेजेस और उनकी एजेस याद यहाँ पर आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सिस्टम ऑफ एक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटर स्किल। मोटर कौशल के संदर्भ में क्रिया प्रणाली क्या है। फर्स्ट है इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ स्किल, कौशलों का तेजी से जटिल संयोजन। कहने का मतलब यह है कि पहले आपकी जो बड़ी मसल है, ग्रोस मसल्स हैं, वो काम करती हैं, फिर आपकी जो छोटी छोटी मसल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से छोटी छोटी मसल्स काम करने लगती हैं। जैसे कि पहले पूरा हम हाथ का यूज़ करते हैं, बाद में उसी काम के लिए उंगलियों का यूज़ करने लगते हैं। कई बार हम किसी काम करने के लिए पूरा हाथ को हिलाते हैं, या फिर पूरी गर्दन को मोड़ने की जगह हम सिर्फ आंखों की पुतलियों को मोड़कर काम चलाने लगते हैं। सेकंड है इट परमिट्स अ वाइडर और मोर प्रिसाइज रेंज ऑफ मूवमेंट एंड मोर कंट्रोल टू द एनवायरनमेंट। यह व्यापक के अधिक सटीक गति की सीमा और पर्यावरण पर अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है। बिल्कुल ठीक है। जब आप
मोटर स्किल्स जब आपकी इंक्रीज होती हैं तो आपका अपनी बॉडी के ऊपर और अपनी आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अधिक आप कंट्रोल बना सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे चलते हुए आप तो अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, खाना खाते टाइम, पानी पीते टाइम और भी दूसरे खेलते टाइम अपने शरीर को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं जब आपकी छोटी छोटी मसल्स भी अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज जेंडर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिंग क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर, सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, सिग्निफिकेंस ऑफ अपीयरेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ रिच एंड पुअर। देखिए जेंडर की बात करें यहाँ पर तो देखो जेंडर का अमीरी गरीबी से पता नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ अपीयरेंस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे अच्छा ऑप्शन दे रखा है मेल और फीमेल। तो जेंडर का क्या है, जेंडर सिग्निफिकेंस ऑफ मेल एंड फीमेल, पुरुष या महिला होने का महत्व है। ठीक है, आप इसको अदर वे में डिस्कस मत कीजिएगा कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट है तो फिर ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। वो आपकी बात सही हो सकती है कि यार आंसर कुछ और भी होना चाहिए था। मेल एंड फीमेल तो हमें सेक्स के अकॉर्डिंग बांटते हैं कि उसका जो वो मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन जेंडर तो आपका सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर का रोल तो कुछ होता नहीं है, यानी दोनों ही कोई भी काम कर सकते हैं अगर हम सोसाइटी की टर्म्स में टर्मिनोलॉजी में बात करें तो। लेकिन हमें कई बार क्वेश्चंस को देखते हुए आंसर को टिक करना होता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या बनेगा, पुरुष या महिला होने का महत्व बनेगा। ठीक, हालांकि यहाँ पर व्हाट इज सेक्स लिखा होता तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इज द डिस्क्रिप्टिव एंड इवेल्युएशन बिलीव्स अबाउट वंस प्रेजेंस। किसी की उपस्थिति के बारे में वर्णनात्मक और मूल्यांकनात्मक विश्वास है। ड्राइव इमेज, बॉडी इमेज, माइक्रो इमेज, टर्बो इमेज। ड्राइव का छवि, शरीर की छवि, सूक्ष्म छवि या फिर टर्बो छवि। राइट आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, शरीर की छवि, ड्राइव इमेज। अब ये शरीर की छवि किस तरह से सही है तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल सेल्फ। फिजिकल सेल्फ क्या होता है, कॉन्सेप्ट इज द इंडिविजुअल्स परसेप्शंस ऑफ देमसेल्व्स इन एरियाज ऑफ फिजिकल एबिलिटी एंड अपीयरेंस। फिजिकल एबिलिटी इंक्लूड कॉन्सेप्ट सच एज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, while appearance refers to attractiveness and body image. Appearance refers to attractiveness and body image. राइट आंसर क्या बनेगा इसका, राइट आंसर इसका बॉडी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा वंस अपेयरनेस वर्ड आ गया है। ठीक, अगर हम इसको भी सही पढ़ें तो किसी व्यक्ति का वहाँ मौजूद होना, अगर इन चारों से बात करें तो किस में आएगा, बॉडी इमेज के अंदर ही आएगा। अगर आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट पता भी नहीं है ना आपको, तब भी आप इसका आंसर बॉडी इमेज ही लगाओगे। लेकिन इसको पढ़ने के बाद आपको एक फिजिकल सेल्फ का पता चलेगा कि यार फिजिकल सेल्फ नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करा है। अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स, द सेल्फ कॉन्सेप्ट हैज 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सेल्फ इमेज, द व्यू वन हैज वन सेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं या आपके अपने बारे में क्या विचार हैं। सेल्फ स्टीम, हाउ मच वैल्यू वन प्लेस ऑन सेल्फ। आप खुद की कितनी अहमियत समझते हैं, खुद की कितनी वैल्यू रखते हैं। फिर एक होता है आपका आइडल सेल्फ। आइडल यानी कि व्हाट वन विशेष और वर रियली लाइक। आप वास्तव में बनना क्या चाहते हैं, आप कैसे होना चाहते हैं। यार आप कोई आपके आइडल होते हैं, जैसे आपके कोई टीचर्स आपके आइडल होंगे या फिर आपके रिलेटिव्स में, या फिर आप जब दुनिया को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, तो कोई ना कोई आपके आइडल बन ही जाते हैं। जैसे मेरे आइडल एक टाइम पे अब्दुल कलाम जी थे कि मुझे यार इनकी तरह बनना है, मतलब कुछ वैज्ञानिक बनने का काम करना है। फिर टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज भी होती हैं, तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं, वो आपका आइडल सेल्फ के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट इज करेक्टली मैच। पर्सनल थॉट के बारे में कौन सा यहाँ पर सही तरीके से मैच है। फोकस ऑन स्टेट रेदर देन ट्रांसफॉर्मेशन, चिल्ड्रंस फोकस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। ईगोसेंट्रिज्म, चिल्ड्रंस एज्यूम एवरीवन एल्स थिंक, परसीव एंड फील्स एज दे डू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, फोकस ऑन स्टेट रेदर देन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर पा रहे हो, एक ही एस्पेक्ट पर फोकस कर पा रहे हो। चिल्ड्रन फोकस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन, बात बिल्कुल सही है। जैसे हम ये नहीं कहते कि ये आपने क्या करा, जैसे आटा होता है ना, आटे की एक लोई होती है, उसी से एक रोटी बना देते हैं।
आप बोलोगे कौन सी चीज़ ज़्यादा है तो बच्चा बोलेगा ये चीज़ ज़्यादा है, हालांकि ये नहीं पता उसको इसी से ही रोटी बनाई गई है, तो दोनों में जो आटे की मात्रा है वो बराबर है, लेकिन वो इसी के बारे में ज़्यादा बात करेगा क्योंकि वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में इसको सोच पा रहा है। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, बच्चा सिर्फ ये सोचता है कि जैसे विचार मेरे हैं या जो मैं सोचता हूँ वैसे ही सारे लोग सोचते हैं। मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है तो सभी को खिलौनों से खेलना अच्छा लगना चाहिए। मुझे कार्टून देखना अच्छा लग रहा है तो मेरी मम्मी को, पापा को, दादा दादी जितने भी हैं सभी को कार्टून ही अच्छे लगने चाहिए। ठीक है, तो ये आता है ईगोसेंट्रिज्म के अंदर। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। प्री ऑपरेशनल स्टेज में कुछ और बच्चों की विशेषताएं भी होती हैं या कुछ और क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं जो आपको याद रखना है। इमिटेशन होता है, इसमें ईगोसेंट्रिज्म भी पढ़ लिया है। एनिमिज्म होता है, एनिमिज्म मतलब कि जो खिलौने वाले गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी लेकर आते हैं ना तो उन्हें भी वे जीवित ही समझते हैं। बच्चा के पास जो टेडी बियर है वह समझेगा कि टेडी बियर भी हमारी तरह ही है, इसे भी भूख प्यास लगती है। सेंट्रलाइजेशन, दूसरों के थॉट्स नहीं मानते, खुद ही के थॉटों पर अड़े रहते हैं या चीज़ों के एक ही एस्पेक्ट को देख पाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज होता है यहाँ पर, और पोएम सॉन्ग्स स्टोरीज में उनका इंटरेस्ट जागृत होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एम्बिगियस सिचुएशन बाय सीकिंग आउट अदर पर्सन्स परसेप्शन ऑफ इट, किसी अस्पष्ट स्थिति के बारे में किसी व्यक्ति की धारणा को तलाश कर उसे समझना है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि भाई जब बच्चा छोटा होता है तो काफ़ी सिचुएशंस होती हैं जो बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं होती हैं, लगभग सभी नहीं होती हैं, धीरे धीरे वो चीज़ों को समझता है। अब उसने कोई एक परिस्थिति देखी, उस परिस्थिति के बारे में ये विचार नहीं कर पा रहा है कि मुझे किस तरह से रिएक्ट करना है या इसको लेकर मेरे माइंड में क्या थॉट होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो दूसरा पर्सन है, जो उसके घर में बड़े भाई बहन हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, उनका परसेप्शन वो वहाँ पे देखता है कि ये लोग इसके बारे में क्या समझते हैं या क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं। फिर वह उसी थॉट को अपने अंदर ले लेता है कि हाँ इस प्रकार की सिचुएशन है, मुझे इस तरह से रिएक्ट करना है या इस तरह से इसको मेरे अंदर मुझे रखना है। तो इसे हम बोलते हैं सोशल रेफरेंसिंग। ये सोशल रेफरेंसिंग का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर रहेगा। ये मैंने सोशल रेफरेंसिंग को यहाँ पर बना रखा है, मैं इसकी बस एक लाइन बता देता हूँ। Social referencing is a vital tool that help infant to get a sense of their new environment and the pupil and the object that form a part of it। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सामाजिक संदर्भ महत्वपूर्ण उपकरण है जो शिशुओं को उनके नए वातावरण और इसका हिस्सा बनने वाले लोगों और वस्तुओं की समझ प्राप्त करने में मदद करता है। अगर बच्चे के घर में कोई बड़ा नहीं होगा जो उसे बताए कि यार जैसे कुत्ता भौंके तो हमें क्या करना चाहिए, या घर में कोई घुस रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, गेट किस तरह से खोलना चाहिए, कोई अगर गेट खटखटा रहा है तो जाते टाइम पंखा बंद करना चाहिए, नल खुला है तो नल को बंद कर देना चाहिए, ये सारी चीज़ें सोशल रेफरेंसिंग के अंदर ही आई। क्योंकि बच्चे को नहीं पता अगर पानी फैला है फर्श पे तो क्या करना है, फर्श पे पानी फैल गया, आपको पता है, मुझे पता है, उसको साफ करना है या पोछा मार देना है ताकि वह सूख जाए, लेकिन छोटे बच्चे को नहीं पता। तो छोटा बच्चा देखेगा कि उसकी मम्मी क्या करती है पानी फैलने पर, वो देखेगा कि भाई फर्श पे पानी फैलता है तो मम्मी उसको तुरंत साफ कर देती हैं क्योंकि कोई उस पर फिसल के गिर सकता है। अब बच्चे के अंदर भी ये थोड़ा डेवलप हो जाएगा, आगे जब भी वो पानी फैलेगा तो वो या तो वो खुद करने की कोशिश करेगा या घर में जो भी बड़ा होगा उससे ऐसा करने का बोलेगा। तो ये आपके सोशल रेफरेंसिंग के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। जब हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके हिसाब से कौन से सही है। एज 6 चिल्ड्रन कैन थ्रो विथ प्रॉपर वेट शिफ्ट एंड स्टेप। एज 7 वन फुटेड बैलेंसिंग विदाउट लुकिंग बिकम पॉसिबल। बिना देखे एक पैर से खड़ा हो सकता है, 7 साल की एज में हो जाते हैं 7 साल के बच्चे। एंड जो आप 6 साल की उम्र में बच्चा वजन को उठा सकता है, कदमों को फेंक सकता है, यानी कुल मिला के तेजी से चल सकता है या एक पैर से उचक सकता है। तो ये दोनों ही काम बच्चे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन से अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग बनकर आते हैं। अगर इन क्वेश्चन में एग्जाम में आपको डाउट रहे तो ऐसे क्वेश्चन को हमें स्किप भी करना होता है, और अगर पढ़ा हुआ आ जाए जैसे ये आपने पढ़ लिया ऐसा कैसा बनकर जाए तो आपको वहाँ पे अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्लीप पैटर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट चेंज थ्रू आउट द ग्रोइंग अप ईयर्स। जो सोने का पैटर्न है जैसे जैसे आप बड़े होते हो ये बदलता है, तो बिल्कुल सही बात है, धीरे धीरे ये चेंज होता ही है। यंग चिल्ड्रन में डेवलप एलोबरेट रूटीन्स टू पुट ऑफ गोइंग टू बेड एंड इट में टेक देम लॉन्गर देन बिफोर टू फॉल एस्लीप। होता क्या है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी ऐसा रूटीन विकसित हो जाता है
उन्हें सोने में ज़्यादा टाइम लगता है या सोने के लिए थोड़ा सा उन्हें एफर्ट डालना होता है, जल्दी से नहीं सो पाते वो। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये जो क्वेश्चन है, जैसे 12 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, इसमें आपके अलग मत हो सकते हैं। जैसे कि कोई बोलेगा यार हमारी लड़की तो इतनी बड़ी हो गई, या जैसे जो मैरिड है जिनके खुद के बच्चे हैं बोलेंगे हमारा बच्चा तो अभी भी नहीं, छोटा है फिर भी नहीं सोता। कोई कहेगा हमारा तो बच्चा बड़ा हो गया फिर भी जल्दी सो जाता है। आप तो गलत बता रहे हो कि छोटे जल्दी सो जाते हैं, बड़ों को टाइम लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। बस आपको थोड़ा सा थ्योरी के अकॉर्डिंग चलना होगा कि जो स्लीप पैटर्न की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से काम चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब हमें साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के हिसाब से चलना है। ठीक है। सोशलाइजेशन, प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सही है। सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण के अंदर वही चीज़ आती है जिसके द्वारा बच्चों में आदतें, कौशल, मूल्य और उद्देश्य विकसित होते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इंटरनलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज अ प्लेस और रीजन ऑन अ वाइड स्केल। हालांकि मैंने ये इंटरनलाइजेशन की जगह ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था यहाँ पर, बट तो फिर ये पॉइंट सही हो जाता है। लेकिन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर तो ये आता ही नहीं, ना तो ये अब आ रहा। और अगर इसकी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, क्योंकि ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इंडस्ट्रियलाइजेशन की लिखी हुई है, तब भी ये गलती होता। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। यहाँ पर फिर मैंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो है एरिक एरिक्सन की, उसको यहाँ पर लिया हुआ है और मैंने इसको 2 पीपीटी बनाई हुई है। एक ये है इसमें टोटल इंग्लिश में, और एक ये है इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो आपको ठीक लगे उससे आप पढ़ लेना। बाकी मुझे लगता है आप सब लोगों ने एरिक एरिक्सन की ये थ्योरी पढ़ी रखी होगी, क्योंकि आप बीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट पास करके आए होंगे, और सीटेट में ही होती है। इसको जल्दी से आप क्विक रिवाइज कर लीजिएगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या फिर मैं इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य पर आनुवांशिक प्रभाव है। कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज, तो दोनों ही है यहाँ पर। कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज दोनों ही आपके जेनेटिकली इफेक्ट डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में शास्त्रीय अनुबंधन जो है वह क्या है। लर्निंग बेस्ड ऑन एसोसिएटिंग स्टिमुलस, बात बिल्कुल सही है। क्लासिकल कंडीशनिंग में सारा काम स्टिमुलस को एसोसिएट करने का ही है। एंड सेकंड है, इट डज नॉट ऑर्डिनली elicit a response with the stimulus that elicits the response। देखो सेकंड ऑप्शन को समझना थोड़ा जरूरी है। यह आमतौर पर उस उत्तेजना के साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि हमारा क्या था, वहाँ पर कुत्ता था, कुत्ते को क्या आती थी, सलाइवा। क्या देखकर आना चाहिए था, फूड। लेकिन उसको वास्तव में आती किस वजह से है, जब बेल बजती है उससे। तो इसमें होता क्या है कि जो सलाइवा वाली प्रतिक्रिया है वो होना चाहिए था फूड पे, लेकिन वो हो किस पे रही है, बेल से। तो ये आमतौर पर उस उत्तेजना के साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी इसके साथ नहीं कर रहा। इसके साथ हमने जिस चीज़ को एसोसिएट करा है, फूड के साथ हमने बेल को एसोसिएट करा, तो ये बेल के साथ वह रिस्पॉन्स कर रहा है। हालांकि ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, इस ऑप्शन में कुछ कमियां हैं, ठीक है। लेकिन हमको थोड़ा सा इसी तरह का वहाँ पे दिमाग चलाना होगा डीएसएसबी का एग्जाम में, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम पे, कि यार ये ऑप्शन कहना क्या चाह रहा है, तो ये ऑप्शन इस तरह की बात कहना चाह रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, दोनों ही इसके सही हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने इसके कुछ टर्म्स यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखो आपने कुत्ता का लार आती है, घंटी वंटी बजती है, वो सारी चीज़ें तो आपने पढ़ रखी होंगी। कुछ अलग चीज़ें हैं जो कई बार हमें किताबों में नहीं मिलती हैं, तो वो मैं यहाँ पर दे रखी है। टाइम रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलेंट्स, सिमिल्टेनियस कंडीशन। सिमिल्टेनियस कंडीशंस क्या होती है, जब CS एंड UCS दोनों एक साथ दी जाए। CS मतलब कंडीशनड स्टिमुलस एंड UCS मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, जब दोनों एक साथ दें, यानी कि घंटी और खाना एक साथ हो। फिर होता है डिलेड कंडीशनिंग।
CS के कुछ समय बाद ही UCS दिया जाए, यानी पहले घंटी बजे और घंटी बजने के कुछ समय बाद खाना दी जाए। इससे सबसे तेज कंडीशनिंग होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग जो होती है वो डिलेड कंडीशनिंग से होती है। ये क्वेश्चन रीट वगैरह एग्जाम्स में काफ़ी बार आया हुआ है। फिर आती है ट्रेस कंडीशनिंग, CS के कुछ समय बाद खाना दिया जाए, यानी पहले घंटी बजा दी और फिर उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे बाद खाना दिया जा रहा है। एक होती है बैकवर्ड कंडीशनिंग, पहले खाना दे दें उसके बाद कंडीशनिंग हो जाए, तो उसके बाद घंटी बजाए, तो इससे सबसे वीक कंडीशनिंग होती है, क्योंकि पहले खाना दे दिया, अब घंटी बजे या घंटा बजे उससे कुछ मतलब है नहीं है। इसके बाद कुछ इसके इफेक्ट्स हैं। एक होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब कि जितनी बारी आप घंटी बजाओगे, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब जितनी भी घंटियां बजेंगी, जैसे फ़ोन की घंटी या फिर मंदिर की घंटी, स्कूल की घंटी या डोरबेल, उसको लार आना ही आना है। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब उसे फ़र्क पता चल जाए कि यार ये टेलीफोन की घंटी है और ये वो वाली घंटी है जिसमें खाना मिलता है। एक्सटिंक्शंस, यानी कि कई बार क्या होता है कि घंटी की आवाज़, घंटी बज रही है, खाना मिल ही नहीं रहा है, तो जो कंडीशनिंग है वह विलुप्त हो जाती है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, विलुप्त होने के बाद अचानक से कभी घंटी बजे और उसको ला आ जाए तो इसे हम स्पॉन्टेनियस रिकवरिंग कहते हैं। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग होता क्या है कि पहले तो क्या हुई भाई, घंटी बजी, घंटी बजने से क्या मिलता है उसको? खाना। लेकिन यहाँ पे कुत्ते ने ये देखा कि घंटी बजने से पहले जो मेरा मालिक है वह चलकर इस दिशा में जाता है या फिर सीढ़ियों की तरफ जाता है। जैसे वो या फिर कुर्सी से उठता है, उसने देख लिया भाई एक चेयर है, इस चेयर पर मेरा मालिक बैठा होता है और यहाँ पर कहीं पर एक घंटी लगी हुई है, ये यहाँ से जाकर घंटी बजाता है, फिर इसके बाद उसे यहाँ पर खाना जो पड़ा होता है वह खाना मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कुत्ता बैठा हुआ है। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या होगा कि वो यहाँ से उठेगा ही और इसके मुंह में लार आना शुरू हो जाएगी, हालांकि अभी घंटी बजना है, घंटी बजने के बाद खाना भी आना है, तो इसे हम बोलते हैं हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, विच फिजिकल स्किल्स इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल्स एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। देखिए छोटी मसल जब भी आ जाए तो आपको वहाँ पे फाइन मोटर के लिए ही राइट आंसर लगाना है। छोटी मांसपेशी और हाथ का समन्वय किसके अंदर शामिल है? तो ये आपके सूक्ष्म मोटर स्किल्स यानी फाइन मोटर स्किल्स के अंदर शामिल है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर ओ, ओपननेस टू एक्सपीरियंस ऑफ कोस्टा मैकरास 5 फैक्टर मॉडल। कोस्टा मैकरा ने 5 फैक्टर मॉडल दिया था। पर्सनालिटी से ये क्वेश्चन आया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये वाली थ्योरी आती है। इसे ओशियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ओशियन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना एक मतलब है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका कल्पना यानी फैंटेसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब मैं आपको थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट किया जाता है, इसे ओशियन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। द 5 फैक्टर मॉडल भी कह देते हैं इसको। ओ मतलब होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसमें व्यक्ति एक रूटीन को प्रेफर करेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, या फिर इमेजिनेशंस और स्पॉन्टेनियस रहेगा। ये चारों ऐसा कीजिएगा, आप ये पांचों पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी टाइम की बाउंडेड है, जॉब वगैरह भी रहती है, तो मैं आपको पीपीटी में सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते रहिएगा। तो ये सारे आपको बस एक बार पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन वेलवी स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड। वेलवी ने बच्चों के डेवलपमेंट का एक स्केल दिया था, उसके हिसाब से कौन सा सही है। पहला दे रखा है कि 12 महीने का बच्चा अकेले चलने लगता है, और एक दे रखा है कि 14 से 16 महीने का बच्चा अकेले सीढ़ी चलने लगता है, मतलब सीढ़ी से उतर सकता है। ठीक है, एक पैर से सीढ़ी उतर सकता है। देखो एक पैर से सीढ़ी उतरने का मतलब यह है कि दोनों पैर नहीं रखेगा, एक एक करके जो हम चलते हैं वैसे ही उतर जाएगा। तो ये काम थोड़ा टफ लग रहा है भाई। 14 से 16 महीने के बच्चे के लिए अभी बच्चा डेढ़ साल का ही हुआ है लगभग, और यहाँ पर है कि 1 साल में बच्चा अकेले चल सकता है। तो इनके स्केल को अकॉर्डिंग बच्चा 1 साल का बच्चा चल सकता है। अब हो सकता है भाई आपका बच्चा ना चल पाया हो 1 साल में, या 1.5 साल में चलना सीखा हो, या किसी का बच्चा 10 महीने में चलने लगे, तो वो उस प्रकार का दिमाग यूज मत करना एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम। ठीक है, वेलवी के स्केल के अकॉर्डिंग अपना माइंड वहाँ पर चलाना। ये वेलवी की थ्योरी मैंने यहाँ पर दे रखी। हालांकि यहाँ पर 12 मंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि बच्चा चल सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि व्हेन रिक्वेस्टेड इन्फेंट स्टैंड्स अप, जब ज़रूरत होती है, जब कहा जाता है तो बच्चा खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाता है मतलब
कह सकते हैं चल सकता है। वॉक एलोन वाली जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है वो दे रखी है 14 से 16 महीना। 14 से 16 महीने का जो बच्चा होता है वह अकेला चल सकता है विथ गुड कोऑर्डिनेशंस। लेकिन ऑफिशियल आंसर शीट में फर्स्ट ही माना गया था, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट को ही टिक कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19, इन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एनवायरमेंटल डिमांड्स एंड कंस्ट्रेंट्स टू अ चाइल्ड टेम्परामेंट। एक बच्चे के स्वभाव के लिए पर्यावरण की मांगों और बाधाओं की उपयुक्तता है। मीननेस ऑफ हेल्दी, मीननेस ऑफ फिट, गुडनेस टू ऑफ फिट या गुडनेस ऑफ हेल्दी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। यह आपका गुडनेस ऑफ फिट के अंदर रहता स्वस्थ रहने के फायदे। अगर बच्चे को पता हो कि स्वस्थ रहने के क्या फ़ायदे हैं तभी तो वो उसके लिए काम करेगा ना। बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दो कि उसे पता चले गुड रहने के क्या फ़ायदे हैं, तभी वह उसके लिए थोड़ा सा उसका जो माइंड सेट है उसके लिए चेंज करेगा, अपना स्वभाव ऐसा बनाएगा कि मुझे अच्छा रहना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द सेंस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ मास्टर चैलेंज एंड अचीव गोल्स। चुनौतियों पर काबू पाने और लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता क्या है? ये जो क्षमता है इसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि स्व अवधारणा। खुद के अंदर खुद की अवधारणा जो होती है उसके अंदर ही व्यक्ति को अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ और क्या चैलेंजेस मैं कर सकता हूँ, क्या गोल मैं अचीव कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ जाती हैं। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस ही डिस्कस करें क्योंकि इतनी ही फाइल कंप्लीट हो पाई है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकल पाता है, इस तरह का डिस्कशन नहीं हो पाता है। इवन मैं चाहूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ही बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये वाला जो डिस्कशन हमने यहाँ पे करा है, इस प्रकार का डिस्कशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ये सारी चीज़ें मुझे बनाना होता है, चीज़ों को ढूंढ के इधर उधर से। कोशिश करेंगे कि जितना टाइम मिलता जाए उस टाइम के हिसाब से मैं आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकें। बाकी यदि किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।